नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। बड़ी बहस में आज हम चर्चा करेंगे जिला पंचायत चुनाव के विषय पर, क्योंकि यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले अब अगले माह जुलाई में होने वाले जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के सहारे भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों को साधने में लगी और इसी के चलते जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी 75 सीटों में से 2 सीटें अपना दल एस के हाथों में सौंप दी हैं। अब इन दोनों ही सीटों पर अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल एस अपने प्रत्याशी को उतारेगी। इसमें मिशन 2022 में जुटी समाजवादी पार्टी एक बार फिर से पार्टी के पुराने और भरोसेमंद वरिष्ठ नेताओं को अपने पाले में लागने में लगी हुई है। इन नेताओं के घर वापसी में एक बड़ी वजह जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव भी बने हैं। बीते कुछ दिनों में समाजवादी पार्टी में कई ऐसे सीनियर नेताओं ने वापसी की है जो कभी मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी हुआ करते थे। अखिलेश यादव नेताजी की राह पर ही लौटते दिख रहे हैं, जहां उनकी भी कोशिश है कि 2022 से पहले इन क्षेत्रीय छत्रपों के सहारे पार्टी अपने सारे कील कांटे दुरुस्त करने में लगी है। वहीं आम आदमी पार्टी भी आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पंचायत चुनाव में अपनी जमीनी भूमिका बनाने में लगी है। कांग्रेस सत्ता पाने के लिए हर तरीके से जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में लगी है, तो फिर वहीं किसानों के हित की बात करती हुई भी नजर आ रही है। अब यूपी में जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में निर्दलीय और छोटी पार्टी के नेताओं ने बाजी मारी है, तो फिर वहीं सभी पार्टी निर्दलीय सदस्यों को मनाने में लगी हैं। तो बड़ी बहस की शुरुआत करेंगे, लेकिन इन सवालों के साथ सवाल यह है कि क्या जिला पंचायत का चुनाव 2022 का जो जीत का रास्ता है वो निकालेगा। सवाल यह भी है कि क्या पंचायत चुनाव में फिर से बीजेपी परचम लहरा पाएगी और जिला पंचायत चुनाव में किसकी जीत होगी, यह सवाल भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। तो कुल मिलाकर के चुनाव जिला पंचायत के हैं, लेकिन इसका जो इंपैक्ट है या जो इसका निशाना है वो सीधे तौर पर आने वाले विधानसभा के चुनाव हैं। अब चूंकि बड़ी संख्या में निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है, इसलिए सभी पार्टियों की जो निगाहें हैं वो इन सभी निर्दलीय प्रत्याशियों के ऊपर ही लगी हुई हैं और ये जो छोटे दल हैं इन सबको कैसे साधा जाए, कैसे मनाया जाए, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो रहा है। अब अपना दल एस जिसको 2 सीटें देने की बात कही गई है और इनके जो कैंडिडेट हैं अब उनका भी ऐलान हो जाएगा। अब जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी का 65+ सीट जो जीतने का दावा है वो कितना कारगर साबित होता है और बीजेपी निर्दलीय और छोटी पार्टियों के जो सदस्यों को साध रही है उसका फायदा उसको कितना मिलेगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। और समाजवादी पार्टी भी जिस तरीके से घर वापसी या फिर उनके जो नेता जो कि पुराने कद्दावर नेता रहे, अगर उनकी वापसी रणनीति के तहत करवा रही है तो फिर आखिर उसका इंपैक्ट कैसा समाजवादी पार्टी को रहने वाला है। और बीजेपी ने 300 पंचायत सदस्यों को पार्टी में दोबारा शामिल करने की बात कही है। विपक्ष भी जिला पंचायत चुनाव में अपना दांव लगातार लगा रहा है। नहीं, अब ये तो पार्टी जो निर्देश देगी उसके हिसाब से किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष जी जो बताएंगे कि मंत्री लोगों को जाना है तो सब जाएंगे और अगर ऐसा नहीं निर्णय होगा तो नहीं जाएंगे। जैसी स्थिति होगी इसके लिए पार्टी का निर्देश होगा। भारतीय जनता पार्टी का जनता से मात खाने के बाद अब वो सत्ता का दुरुपयोग करना चाहती है। उत्तर प्रदेश के पंचायती चुनाव में ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हार चुके हैं। उनके पास जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने के लिए सदस्य नहीं है। उन्होंने एक मंत्री अपॉइंट कर दिया जिले के अंदर। वो मंत्री डीएम एसपी पे दबाव बनाएगा, मनी मसल्स पावर का इस्तेमाल करके वो ज्यादा से ज्यादा जिला पंचायत अध्यक्ष जिताना चाहते हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात किसी भी सरकार के लिए नहीं हो सकती। तो उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर के गहमा गहमी बढ़ गई है और सभी पार्टियां अपने कद्दावर उम्मीदवारों को घोषित कर रही हैं। ऐसे में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने पंचायत चुनाव को लेकर इंडिया न्यूज के साथ खास बातचीत की है, आप भी सुनिए। पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हैं और हमारे साथ उत्तर प्रदेश से स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप जी मौजूद है। सर, किस प्रकार तैयारियां हैं? कल का दौरा कितना है माना जा रहा है? क्या अपने गृह जनपद जा रहे हैं और कहाँ पे कैसी मॉनिटरिंग करवाएंगे? देखिए, पार्टी संगठन के साथ मिलके और पार्टी के निर्देश द्वारा हम लोग पहले से ही इसकी तैयारी कर चुके हैं और सभी जगह हमारे प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। प्रत्याशी का भूतपूर्व प्रत्याशी का समर्थन पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे ज़्यादा संख्या में हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष घोषित हो जाएंगे। आज की जो बैठक रही है, बैठक में कई बड़े निर्देश दिए गए हैं आप लोगों को, आप लोगों से बड़ी उम्मीदें की गई हैं। वो क्या ऐसे निर्देश हैं और किस प्रकार से आप कार्यकर्ताओं को समझाने में सफल हो पाएंगे? क्योंकि जो पंचायत चुनाव है, आगे 2022 का चुनाव है, तो चुनाव ही चुनाव है। उन चुनाव में अपनी उत्तर कथा आप कैसे लिख पाएंगे? नहीं, कोई दिक्कत तो है नहीं। हमारे यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी एक
कार्यकर्ता आधारित पार्टी भी है और हमारी संगठन की जो रचना बनी हुई है वो नीचे बूथ तक जाती है। लगातार हम जो जनप्रतिनिधि हैं अपने बूथ से हमारा संवाद बना रहता है। अपने जो हमारा संगठन का ढांचा है उसमें मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर हम जब भी जाते हैं क्षेत्र में तो हम लोग सबका आपस में एक संवाद बना रहता है, एक तालमेल बना रहता है। उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं और अगले चुनाव के लिए और जोर शोर से वो आगे निकल के बढ़ चढ़ के अपना पूरा काम भी करेंगे। चेहरों को लेकर कहीं कहीं विवाद जब उत्पन्न होता है तो हाईकमान उनमें टिकट कैंसिल करता है। इन अवस्थाओं पे क्या लगता है आपको, कोई इसमें असर पड़ेगा, बड़ा असर पड़ेगा? या एक आखिरी सवाल आपसे यही होगा कि क्या जो कोविड इस बार दूसरी लहर रही उसको लेकर कोई इस चुनाव में कोई प्रभाव पड़ने वाला है? नहीं, उसको लेके कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। कोविड-19 का जो प्रबंधन है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में 2020 में भी हम लोग ने बहुत अच्छा व्यवस्था की थी और 2021 में भी हम लोग ने तमाम दिक्कतों के बाद भी हम लोगों ने काफ़ी अच्छा प्रबंधन किया था, जिसकी वजह से अभी पूरा न्यूनतम स्तर पर कोविड-19 के केसेस आ गए हैं। तो उसमें कोई परेशानी नहीं होगा। और जहाँ तक चेहरा बदलने की बात है वो तो पार्टी संगठन अपने स्तर पर देखेगी। कहीं अगर आवश्यकता पड़ेगा तो वहाँ पर वो अपना चेंज कर देंगे। उत्तर प्रदेश से स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह जो कि चुनाव की तैयारियों को लेकर जो हाईकमान द्वारा निर्देश दिए गए हैं उनका पूरी व्यवस्थाओं के साथ पालन करने के लिए हालांकि ये अपने जनपद रवाना हो रहे हैं और वहाँ पे विधानसभा स्तर पे वहाँ पे जो तैयारियां हैं उनकी तैयारियां देखेंगे और पूरी उन्होंने आश्वासन दिलाया है कि जो जीत है वो भाजपा के प्रत्याशियों की अधिक होगी। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव गुप्ता के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ उत्तर। तो चुनावों से पहले सभी पार्टियां अपने अपने जीत के दावे करती हैं और यह भी चुनाव अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए यहां भी जीत के दावे हो रहे हैं। लेकिन यहां की जीत के दावों के मायने बहुत अलग हैं, क्योंकि अब अगले ही वर्ष आप देख रहे हैं कि विधानसभा के भी चुनाव होने और यहां से जो मैसेज निकलेगा उससे कहीं ना कहीं बहुत कुछ निर्भर करेगा आगे आने वाले विधानसभा चुनावों में। और इसलिए आप देख रहे हैं कि ये जो पूरी कवायद है सभी पार्टियों के द्वारा यहां पर देखने को मिल रही है। और आज इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पहले उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। विवेक साइलस जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। विवेक साइलस जी, आपका बहुत स्वागत है इस चर्चा में। जावेद अहमद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। जावेद अहमद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और अमित पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमित पांडे जी, आपका भी बहुत स्वागत है। कुछ देर में भारतीय जनता पार्टी के भी प्रवक्ता हमको ज्वाइन करेंगे, हम उनके साथ भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन विवेक साइलस जी, आज चर्चा की शुरुआत में आपसे ही करता हूं। 75 में से 65 प्लस का दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसके क्या मायने समझे जाएं और उसको कैसे आप देख पा रहे हैं? सबसे पहले मैं आपका रिएक्शन इसी पर चाहूंगा। देखिए आयुष जी, सबसे पहले जो आपने कहा इको कर रहा है इसको ठीक करा दीजिएगा। देखिए सबसे पहले जो आपने कहा कि निर्दल और छोटी पार्टियों ने बाजी मारी, तो मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान के सारे प्रमुख चैनलों ने दिखाया कि समाजवादी पार्टी नंबर 1 की पार्टी बनकर आई थी और ऑन रिकॉर्ड 854 सीटें हमने जीती थी, जो हमारे सिंबल थे। बाकी जो हमारे समर्थित लोग थे वो भी करीब करीब इतने। तो जनता ने अपना संदेश तो दे दिया, क्योंकि ये वोटिंग जनता से हुई थी। जनता ने तो अपना संदेश दे दिया है वो किसके साथ। अब रही पंचायत चुनाव की बात। जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव बुरी तरह से हारने के बाद आज भारतीय जनता पार्टी जबरन कुर्सी पे काबिज होना चाहती। सत्ता के दम पर, अपने काले धन के दम पर जो इन लोगों ने भ्रष्टाचार से कमाया है, प्रशासन के दम पे, गुंडाई के दम पे। आज आप देखिए डीएम एसपी चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ रही है। हर जिले में देखिए, अपने रिपोर्टर को भेजिए, वो बता देगा। कहीं सपा के सदस्यों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनके ऊपर झूठा मुकदमा लगाया जा रहा है, कहीं उनके घर मकान गिराए जा रहे हैं, वो भी आप लोग ने दिखाया था। कहीं सदस्यों का अपहरण भी हो रहा है, ये भी आप लोग के चैनल में दिखाया है। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से गुंडाई पे उतारे। भले ही अध्यक्ष चुनाव में कुछ हद तक भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी बहुत सफलता जरूर मिल जाए, लेकिन जो जनता का चुनाव था, जो जिला पंचायत की सदस्यों का चुनाव था, वो बुरी तरह से हार गए थे। और उसी तरह आने वाले 2022 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारने वाली। आप बनारस देख लीजिए, प्रधानमंत्री का क्षेत्र था, हार गए। प्रयागराज उप मुख्यमंत्री का क्षेत्र, हार गए। मथुरा, अयोध्या, गोरखपुर, लखनऊ, मिर्जापुर, आजमगढ़, मुरादाबाद, मेरठ, पूरब से लेकर पश्चिम तक देख लीजिए, आप निकलवा लीजिए रिकॉर्ड। कहां भारतीय जनता पार्टी जीत के आई है, हमको बता दें। हर जगह मुंह की खानी पड़ी है। ये लोग सिर्फ बरगलाने का काम करते हैं। कभी कहते हैं 1 करोड़ नौकरी दे दी, आज ट्वीट हो गया 75 लाख नौकरी और दे दीजिए। लेकिन बेरोजगारी कहां से कहां है, लोग सड़कों पे घूम रहे हैं। आपने मजाक बना लिया। और ये जो मंत्री जी, अभी स्वास्थ्य मंत्री आए थे, जो कह रहे थे कि हम जा रहे हैं, हमारे मंत्री हर जिले में लग गए।
अगर इसी तरह सारे मंत्री और सरकार कोरोना में लग गए होते ना, तो जितनी मौतें और शमशान घाट को जो टीना से ढाका था और लोग ऑक्सीजन के बिना, दवाइयों के बिना मर गए थे, खैर उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, कालाबाजारी उसमें भी की थी, पीपीई किट में, ऑक्सीजन सिलेंडर में, दवाइयों में, यहां तक कि शमशान की लकड़ियों में। तो इतनी मेहनत अगर उस समय कर लिए होते तो आज उत्तर प्रदेश की स्थिति दूसरी होती। चलिए, कुंवर सुभाष पटेल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। कुंवर सुभाष पटेल जी, बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। कुंवर सुभाष पटेल जी, मैं आपके ही पास आ जाता हूं, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि 65+ जीतेंगे। विवेक साइलस जी समाजवादी पार्टी की तरफ से कह रहे हैं कि जब प्रत्याशी तो जीते नहीं तो फिर धनबल का प्रयोग करके लोगों को डरा धमका करके काबिज होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी सफलता आपको मिलेगी नहीं। मैं चाह रहा हूं इस पर रिएक्ट करें। समाजवादी पार्टी, सपा, बसपा और निर्दलीय, इसमें जिसके पक्ष में ज्यादा सदस्य होंगे वही जिला पंचायत का अध्यक्ष नहीं। जहां तक मेरा मानना है कि बहुत से आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए जा सकते हैं, लेकिन 94 में मेरी पत्नी भी जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ी थी और सपा की सरकार थी, और किस प्रकार हमारा सबका हरेसमेंट हुआ, किस प्रकार से हमारे वोट उठाए गए, ये उस समय अगर अपनी सरकार में जाकर देखें तो स्पष्ट हो जाएगा। जो आज हम पर आरोप लगा रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है कि ये सारे के सारे आरोप निराधार हैं। और जहां तक राजनीति की बात है, मैंने तो बिल्कुल जमीन से जुड़ा हूं और राजनीति गांव सभा के सदस्य की है। गांव सभा का सदस्य, प्रधान, उप प्रधान और बीडीसी का मेंबर, सारे के सारे चुनाव निर्विरोध लड़े। शासन की तरफ से जिला पंचायत सदस्य भी रहा, पत्नी भी 2 बार जिला पंचायत सदस्य रही, और इस बार मेरी पुत्रवधू रश्मि पटेल जिला पंचायत की सदस्य चुनी गई है और वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अध्यक्ष की प्रत्याशी है। और मेरा ऐसा मानना है कि जो हमारे निर्दलीय भाई जीते हैं या बसपा के हैं, जो पार्टी के हैं, उन सबको मिलाकर निश्चित रूप से ईमानदारी से हम चुनाव लड़ रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं कहता हूं, लेकिन कुंवर सुभाष पटेल जी, ये कैसे होगा? चूंकि जब सदस्य जिनको डायरेक्ट चुना गया, जिनको जनता ने खुद चुना, वहां पर तो आप लोगों का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। यही तो आधार बना रही ना विपक्षी पार्टियां। जब सदस्य ही नहीं थे तो फिर जिला पंचायत के जो अध्यक्ष हैं वो आपके कैसे होंगे? और फिर आप तो 73 के 73 कह रहे हैं कि आप वहां पर अपने कैंडिडेट उतार रहे हैं, 65+ पे आप अपना दावा कर रहे हैं। तो जब इतने आपके सदस्य नहीं जीते तो क्या वो कौन सा फॉर्मूला है जिससे बन जाएगा? इस फॉर्मूले को लेकर के सवाल है। ऐसा है, जो सपा के सदस्य हैं वो 50+ नहीं है, लेकिन उनके साथ पार्टी के भी कुछ सदस्य हैं, कुछ बसपा के भी सदस्य हैं और निर्दलीय सदस्य हैं। मैं समझता हूं इनका सबका बहुमत, और कुछ सभा के सदस्य भी भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे। और उनके अनुसार मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष हमारे ज्यादा से ज्यादा जीत के आएंगे, 50% से ज्यादा हमारे सदस्य जीत के आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जावेद अहमद जी, आप कहां पर आंक रहे हैं कांग्रेस पार्टी को? क्योंकि एक 65+ की बात कर रहे हैं, दूसरा तो बता ही रहे हैं कि उन्होंने सबसे ज्यादा जो सदस्य हैं वो उनके जीत करके आए उनकी पार्टी की तरफ से। कांग्रेस पार्टी इस चुनावों को और इसके बीच में कांग्रेस की भूमिका को कहां देखती है? जावेद अहमद जी। कांग्रेस ने प्रयास किया संगठन के स्तर पर, और कांग्रेस ने अपने समर्थित प्रत्याशी भी उतारने का काम किया, और हमें वो आशातीत सफलता नहीं मिली जिसकी हम लोग कल्पना कर रहे थे, कहीं कमियां रह गई। लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरीके से, या भारतीय जनता पार्टी ने अपने समर्थित उम्मीदवारों को उतारा और उनको मुंह की खानी पड़ी है, और उसके बाद आज ये लाल मुझक्कड़ की तरीके से दावे किए जाए कि हम 65+ जीत लेंगे। आप सत्ता के बल पर, प्रशासन के बल पर, पुलिस के बल पर, धन के बल पर, अगर आप जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण करके, उनका मुंह बंद करके, उनको धमका कर अगर जिला पंचायत के अध्यक्ष पद की कुर्सी पर आप कब्जा कर लेना चाहते हैं, तो ये बहुत दिन चलने वाला नहीं है। इसलिए ये गांव गंवई की राजनीति का चुनाव था। ठीक है, कुछ प्रभावित होता है, कुछ
जनादेश की तरफ इशारा होता है। लेकिन क्या आज जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारियां हैं कि या तो एक सदस्य को 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख दो, और अगर वो नहीं मानता है तो उसका जो है स्थानीय प्रशासन के जरिए उसका बुरी तरीके से उत्पीड़न कराया जाए। कई घटनाएं आई भी हैं सामने हम लोगों के कि किस तरीके से जिला पंचायत सदस्यों के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार किया गया, जो थोड़ी बहुत सुर्खियां भी कई जनपदों में बनी है। तो ये अभी से इंगित कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी क्या करना चाहती है। विधान परिषद के चुनाव में देखिए किस तरीके से उसको प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी के विधानसभा और संसदीय क्षेत्रों में मात खानी पड़ी। लेकिन और उसके बाद किस तरीके से बेईमानी की पराकाष्ठा भी पार की, उसके बाद ये नहीं जीत पाए। आज जो पूरा ये खेल है, जो परसेप्शन बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने, आप बताइए कि उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलित हैं या नहीं? किसान ये तीनों कृषि कानून के नाम पर किस तरीके से सरकार ने उत्पीड़न किया। आज पूरी बाजार को सरकार ने अपने नियंत्रण से मुक्त कर दिया और उसको कॉर्पोरेट सेक्टर के हवाले कर दिया। डीजल के दाम में बेतहाशा जिस तरीके से बढ़ोतरी की गई, कोरोना काल में जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारा मौजूदा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था उसका कहीं पर उपयोग नहीं किया गया, लोगों को भाग के भरोसे पर छोड़ दिया गया। बिजली कितनी महंगी है, किसान सिंचाई नहीं कर सकता है। कुंवर साहब जो है पटेल जी किसान परिवार से आते हैं, लेकिन निश्चित रूप से किसानों का दर्द नहीं महसूस हुआ कि आप कहां पर खड़े हैं और किसानों को आप सम्मोहित करने का काम कर रहे हैं। इसी किसान आंदोलन के चलते उत्तर प्रदेश के अंदर आपके नेता गांव में नहीं घुस पाए, जबकि भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने। ठीक है, लेकिन जावेद जी उसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल ये है कि जब देखिए आप इतने मुद्दों को उठा रहे हैं तो फिर कांग्रेस पार्टी को वो आशातीत सफलता क्यों नहीं मिली? जनता ने आप पर क्यों नहीं भरोसा करना सीखा, या आप पर भरोसा क्यों नहीं प्रदेश की जनता ने जताया? भाई सदस्य तो चुनते ना कम से कम कांग्रेस पार्टी के, वो भी नहीं चुने लोगों ने। किसान भी परेशान है, नौजवान भी परेशान है, महंगाई से भी परेशान है, हर समस्या से ग्रसित है, लेकिन कांग्रेस को नहीं चुनेगा क्यों भाई? देखिए आयुष जी, बहुत सीधी सी बात है, हम में कुछ कमियां रह गई। हम संगठन का काम उस स्तर पर नहीं ले जा पाए या हम लोगों को नहीं समझा पाए। लेकिन ये निश्चित रूप से ये दलों का चुनाव नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत की कि हम अपने समर्थित उम्मीदवार उतारेंगे, तो सभी दलों ने वो प्रयास किया कि हम अपने समर्थित उम्मीदवार उतारेंगे। कांग्रेस संगठन के काम में पूरी तरीके से लगी हुई थी, उसी समय चुनाव की घोषणा हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद हमको जिस तरीके से आंका जा रहा था, हम 300 के लगभग जिला पंचायत। लेकिन जावेद जी देखिए, मुझे बार बार यही सवाल इसलिए आपसे पूछना पड़ेगा क्योंकि अब तो देखिए आपको चुनावों में जाना है ना। अगर आप पहले ही अभी हुए और 4.5 साल तो हो गया, 4.5 साल में अगर आप इस बात को आज स्वीकार कर रहे हैं चैनल पे बैठ के कि आप लोग संगठन के स्तर पर वो काम नहीं कर पाए, तो अभी 6 महीने में ऐसा क्या कर लेंगे आप? विधानसभा चुनाव में भी तो आप लोग अपनी जीत के दावे कर रहे हैं ना। क्यों नहीं भरोसा हो पा रहा या संगठन बन क्यों नहीं पा रहा कांग्रेस पार्टी का? ये भरोसा संगठन हमारा पंचायत स्तर तक अब गठित हो पाया है, बूथ स्तर पर काम चल रहा है। आदरणीय प्रियंका जी स्वयं उसकी सीधे मॉनिटरिंग कर रही हैं। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी किस तरीके से इस कोरोना के संकट काल में जनता के साथ खड़े रहे, प्रदेश के लोगों के साथ खड़े रहे। आप देखिए कि जिस समय ये संकट काल चल रहा था, ग्रामीण क्षेत्रों में जब भाजपा के जनप्रतिनिधि जिनके पास पन्ना प्रमुख तक है वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, मंत्री दिखाई नहीं दे रहे थे। आज यही कारण है कि सरकार में भी संवैधानिक संकट है और संगठन में भी अंतर्कलह है, जिसको छुपाने के लिए आज वो योगी जी जो केशव प्रसाद मौर्य को चपरासी भी ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं दिए थे, जिनके कार्यकाल में जितना पीडब्ल्यूडी में निर्माण कार्य हुआ हर एक पर जांच बैठाने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया। आज वो उनके घर के परिक्रमा करने के लिए विवश हुए। जो विधायक, आप कोरोना काल में उन विधायकों की पीड़ा को समझने का काम करिए। राम गोपाल लोधी वो भी किसान परिवार से आते हैं। ये आगरा के हॉस्पिटल में क्या दुर्व्यवहार हुआ, उनकी पत्नी के साथ क्या हुआ, पंडित रत्नाकर मिश्रा जी के साथ मिर्जापुर में क्या हुआ,
चलिए देखिए जावेद जी, आपकी मैं किसी बात से मैं कोई इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन बात यह है जनता से कनेक्ट होने की और जनता से कौन से मुद्दे कौन बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पा रहा है या कर पाएगा भविष्य के अंदर, जनता उसी के हक में जो फैसला है वो सुनाती है। मुझे लगता है फोकस इस पर होना चाहिए। आप ये बताते रहेंगे, इन मुद्दों को गिनाते रहेंगे, पिछली बार भी चुनावों में बताते रहे, लेकिन जनता फिर भी कनेक्ट नहीं हुई, इसलिए अभी आप कैसे करेंगे ये मुझे लगता है आपके लिए विचारणीय है। मैं अमित पांडे जी का रुख कर लेता हूं। अमित जी, बहुत सारे आपने जिला पंचायत चुनावों को देखा होगा, लेकिन इस बार इस समय की परिस्थितियों के हिसाब से आप आकलन इसका कैसे करेंगे? क्योंकि विपक्षी पार्टियां हमेशा इस बात को कहती हैं कि जो सत्ता के अंदर है वो धन बल का इस्तेमाल करेगा। इस बार आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि इसी तरह की स्थिति है या इसका आकलन आप कैसे करते हैं? अमित पांडे जी, एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते आपकी टिप्पणी। देखिए आयुष जी, भारतीय जनता पार्टी जो चाल चरित्र चेहरे की बात करती है, वो अगर ईमानदारी से चुनाव कराए, जिस तरीके से बनारस में उसको हार का सामना करना पड़ा, जिस तरीके से अयोध्या में हार का सामना करना पड़ा, जिस तरीके से मथुरा में हार का सामना करना पड़ा, गोरखपुर में हार का सामना करना पड़ा, भाई आप बढ़ चढ़ करके अपने नीचे लेवल तक कार्यकर्ताओं का दम भरते थे, संगठन की बात करते थे। इसके बावजूद आप पंचायत के चुनाव हारे। आपने ग्राम प्रधानों के चुनाव में इतनी शिकस्त खाई, किस वजह से? ये इनके लिए हो सकता हो कि एक विषय हो, ये मंथन करें। लेकिन आज जो ये अध्यक्ष के चुनाव के लिए दावे कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इन्हें पता है कि ये लोकतंत्र की हत्या यहीं से शुरू हो जाती है। आप देखेंगे कि जहां आपके प्रत्याशी नहीं है वहां पर भी दावा किया जा रहा है, जहां आपके सदस्य पूरे नहीं है वहां आप दावा कर रहे हैं। तो वो दावे का आधार क्या है? ये बताने की कोई बात नहीं है कि साहब सत्ता से अगर इतना ही लोग संतुष्ट थे तो चुनाव में आपको जीत मिलनी चाहिए थी। लेकिन कहीं ना कहीं सारी पार्टियां ये विपक्ष में रहते हुए तो बात करती हैं कि इस तरीके की बात हो रही है, लेकिन जब वो सत्ता में रहती हैं तो इस पे विचार करना बंद कर देती हैं। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या कोई और अन्य पार्टी हो। भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके के आरोप पुराने चुनाव में, पिछले चुनाव में लगा रही थी। आज वही काम समाजवादी पार्टी कर रही है। लेकिन फैक्ट क्या है? दोनों पार्टियों को पता है कि किस तरीके से पंचायत सदस्यों की बोली लग रही है, किस तरीके से पंचायत सदस्यों की खातिरदारी हो रही है, किस तरीके से पंचायत सदस्यों को एकत्रित किया जा रहा है, उनके जो सर्टिफिकेट हैं वो रखे जा रहे हैं, आने वाले समय में उनको क्या प्रलोभन दिया जा रहा है। ये शुरुआत है। देखिए, गांव का जो चुनाव होता है, पूरी राजनीतिक परिदृश्य यहीं से बनता है। और आप यहां पर देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस कोविड काल की वजह से चूक गई है। नीचे स्तर पे जो उसे मैसेज देना था, जो काम की बात करनी थी, वो कहीं ना कहीं उससे दूरी हुई है। कार्यकर्ता उसका संतुष्ट नहीं है, इसी वजह से इस तरीके के अपेक्षित परिणाम इनको देखने को नहीं मिले हैं। और आज ये जो चुनाव के दावे कर रहे हैं, निश्चित ही इसमें खरीद फरोख्त और शासन प्रशासन का सहयोग लिए बिना तो संभव नहीं लगता कि ये जितने सदस्य हैं अपनी मर्जी से आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने को तैयार हैं। अब ऐसे में स्वच्छ चुनाव की बात कराना, स्वच्छ चुनाव की बात करना भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत हद तक शोभा नहीं देता है। जो समाजवादी पार्टी पे आप आरोप लगा रहे थे कि संख्या बल नहीं है और आप चुनाव जीत रहे हैं, वही काम आप भी कर रहे हैं। तो यहां पर अगर राजनीतिक स्वच्छता की बात करें, स्वस्थ राजनीति की बात करें, तो वाकई इंडिपेंडेंट चुनाव निश्चित एकदम साफ सुथरे। चलिए विवेक साइलस जी, देखिए विवेक साइलस जी, अमित जी ने कहा कि जो पार्टियां हमेशा विपक्ष में होती हैं, अमूमन उन्हीं को लेकर के, इसको लेकर के जो सवाल हैं वो उठते हैं, जब सत्ता में आते हैं तो भूल जाते हैं। और इसी और इशारा कुंवर सुभाष पटेल जी ने भी कहा और अपना उन्होंने एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी साथ में बताया। मैं चाह रहा हूं कि इस पर रिएक्ट करें। जी देखिए, सुभाष पटेल साहब जो पूर्व विधायक बैठे हैं, वो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और मैं उनकी दाद देता हूं, उनको प्रणाम भी करता हूं और ऐसे लोगों की कदर भी होनी चाहिए। आज विधायक जी ने, पूर्व विधायक जी ने खुद ही बोल दिया, इसको खुद प्रमाणित कर दिया कि वो निर्दल और बसपा के जो कैंडिडेट जीत के आए हैं उनके दम पे उनसे तालमेल करके अपना चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। उन्होंने ये बोला, तो कहीं ना कहीं उन्होंने बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से चुनाव जीत के उत्तर प्रदेश में पंचायत सदस्यों का नहीं आई, जिसके लिए आपको पटेल साहब बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि अभी तक जितने भी प्रवक्ता मिले हैं भारतीय जनता पार्टी, वो दावा करते हैं और फर्जी झूठ बोलते हैं बैठ के कि हम 1500 से ज्यादा सीटें जीत के आए। आयुष जी बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, जिससे वोट मिली है वो यही कहता है कि हम 1500 सीटें जीत के आए, इसलिए विधायक जी बहुत बहुत बधाई के पात्र भी। लेकिन
सवाल ये है कि आप जिस तरह से पंचायत चुनाव को लड़ना चाहते हैं, जिस तरह की आप गुंडाई कर रहे हैं या जिस तरह से आप दबाव बना रहे हैं, लोगों को उठवा रहे हैं, जैसे हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे साथ बैठे हुए हैं उन्होंने कहा, अमित पांडे साहब ने, कि सर्टिफिकेट तक लोगों के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल सही है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से गुंडई पे उतर आई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को आम जनता से कोई मतलब नहीं। आप कोविड काल में देख लीजिए, लोग मर रहे थे, इनको क्या मतलब था? बेड नहीं मिल रहे थे, आईसीयू नहीं मिल रहे थे। नहीं, लेकिन विवेक जी, अमित जी ने एक साथ में ये बात भी तो कही ना, जो कि सत्ता के अंदर जब आप लोग थे, और उसी का एग्जांपल देखे कुंवर सुभाष पटेल जी ने दिया। उन्होंने बताया कि उनका कितना अरेस्टमेंट हुआ था, तब तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी। तो जब सत्ता में आप लोग थे तब तो ये सवाल नहीं पूछा आप लोगों ने। आज विपक्ष के अंदर बैठे हैं तो आप इस चुनावों को लेकर के सवाल उठा रहे हैं कि ये धन बल का इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब आपको पता है कि होता है ऐसा, और पूर्व में भी ऐसा ही होता रहा, इसलिए आपको बहुत बेहतर तरीके से पता है कि इस बार वही होने वाला है। क्यों ऐसा? जब पिछली बार आयुष जी पंचायत चुनाव थे तो उसमें अधिकतम सीटें, आप पटेल जी से पूछ लीजिए, समाजवादी पार्टी जीत के आई अधिकतम सीटें। अब इस तरह नहीं था जैसे हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला, वहां आपने धन बल का प्रयोग किया। भाई साहब, मैं जो कहना चाह रहा था, 94 में मेरी पार्टी की 23 सीटें जीत के आई, और जब ये सब हुआ जो हम चर्चा कर रहे हैं, और उसके बाद हमारे पास सिर्फ 12 सीटें रह गई। हमारे सारे वोटरों को उठा लिया गया और किस प्रकार से समाजवादी कैंडिडेट को जिताया। और जो आज हम पर आरोप लग रहे हैं, मैं तो यही नहीं, मेरे बाबूजी तो कुंवर ब्रजमोहन लाल जी सन 40 में इसके अध्यक्ष रहे हैं, और नेहरू जी बरेली में आए थे, उनका स्वागत किया। तब से लेकर आज तक फोटो उनका आज भी मेरे पास है। बिल्कुल ईमानदारी और निष्ठा से चुनाव लड़ा है। मेयर भी मैं रहा, मेयर के कार्यकाल में भी आप बरेली में पूछ सकते हैं कि मेरा कार्यकाल कैसा रहा। तो ये सब बातें, राजनीतिक हमारा घराना रहा है। पत्नी भी हमारी जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ी है, फादर भी रहे हैं, हम भी रहे हैं, अब बहू भी है। इसलिए जमीनी नेता है, और गांव की राजनीति से लेके विधायक लेकिन और कुंवर सुभाष पटेल जी, जब राजनीतिक राजनीतिक शुचिता की बात हो रही है तो फिर उस पर सवाल तो ये उठेगा ना कि जब सदस्य कम आपके पास हैं तो फिर जिला पंचायत के अध्यक्ष कैसे ज्यादा हो जाएंगे आपके पास में? वही तो फॉर्मूला लगाने वाले हैं ना आप लोग। वो फॉर्मूला कैसे लगाएंगे आप लोग? क्या सत्ता का आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं ये कि आप उसका दुरुपयोग करने वाले हैं, आप पैसे से करेंगे या कैसे करेंगे? फॉर्मूला क्या है ये पूछ रहा है विपक्ष आपसे। कैसे करेंगे जब सदस्य नहीं? जो अध्यक्ष बने हैं उनसे पूछिए उन्होंने कैसे किया। और मैं तो ये समझता हूं कि हमारे लिए समाजवादी के भी कुछ वोट मिलेंगे, और जो बसपा है उसके भी मिलेंगे, और अपना दल के भी मिल रहे हैं, और निर्दलीय भी मिल रहे हैं। इन सबका समाजवादियों में भी डोरा डाल रहे हैं विधायक जी। जी, बोली लग रही है। हाँ, क्या चीज? मैं कह रहा हूँ समाजवादियों में भी डोरा डाल रहे हैं, गोली लगा रहे हैं आप लोग। हो जाता है। नहीं, डोरा नहीं डाल रहे हैं। हमारे प्रेम और गोली लगा रहे हैं, गोली। हमारा प्रेम और स्नेह से बहुत धन्यवाद आपका। वो स्वयं आप आएंगे। ईमानदार आदमी हैं। हम डोरे नहीं डाल रहे हैं। हम तो ये सब भुगत चुके हैं, डोरे कैसे डाले जाते हैं 94 में, किस प्रकार। लेकिन कुंवर सुभाष जी, फिर मुझे बताइए कि जो सदस्य रहे आखिर उनको क्यों जनता ने नकारा? क्योंकि यहां पर बैठ करके जितने भी पैनलिस्ट हैं सबने बताया कि ये वजह रही, ये ऐसे आपके मिसमैनेजमेंट रहे, उसकी वजह से जनता भरोसा नहीं कर रही, और उसको आप विधानसभा चुनावों के साथ भी जोड़ रहे हैं। क्यों जनता ने आपको भरोसा नहीं किया है? क्यों आप लोग अपने गढ़ के अंदर जहां जहां आपके बड़े कद्दावर चेहरे रहे वहां पर भी आप लोग हार गए? क्यों हुआ ऐसा? इसका आकलन किया गया? हमारे देश में 3 टायर गवर्नमेंट है। हमारा जो प्रधान, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत, मेरा निश्चित रूप से दावा है कि हमारे प्रधान भी ज्यादा निकले हैं और बीडीसी के मेंबर भी ज्यादा निकले हैं। इस कारण हमारे ब्लॉक प्रमुख भी ज्यादा बनेंगे और जिला पंचायत सदस्य और अध्यक्ष भी ज्यादा बनेंगे। सबका समावेश और लेके केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार में सामूहिक सरकारें चलती है जो बिल्कुल 30 सेकंड विरोधी आयोजित 30 सेकंड बिल्कुल आ रहा हूं। एक बार पटेल जी की बात कंप्लीट हो जाए, मैं आ रहा हूं आपके पास जी। जो घोर विरोधी होते हैं प्रदेश में और केंद्र में, वो आपस में एक होकर काम करते हैं। और हमारे तो ईमानदारी का प्रमाण है, माननीय अटल जी का उनका बहुमत वो हुआ और उन्होंने इस्तीफा दे दिया, सिर्फ 1-2 वोट का अंतर था। तो हम लोग सिद्धांत की राजनीति करते हैं, ईमानदारी की राजनीति करते हैं।
और उसी के आधार पर मुझे विश्वास है कि हमारी सीटें ज्यादा निकलेंगी, औरों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा। चलिए साइलस जी। जी आयुष जी, आपने बहुत ही अच्छा शानदार सवाल पूछा था, और ये था कि भाई क्यों भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया गया, क्यों इनके जो सदस्य ज्यादा जीत के नहीं आए, जबकि इनकी खुद की सरकार थी। उस समय भी पूरा महकमा लगा हुआ था जिताने में, मंत्री लोग लगे हुए थे। खैर उस समय कोरोना काल भी चल रहा था। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह 4.5 साल में काम किया, स्थिति बद से बदतर हुई। आज आप चाहे देख लीजिए, किसान को देख लीजिए, महिलाएं हो, व्यापारी हो, बेरोजगारी अपनी चरम पार कर चुकी है, पेट्रोल और डीजल के दाम रोज बढ़ रहे हैं, महंगाई कहां तक पहुंच गई, 200 रुपया लीटर पटेल जी कड़वा तेल मिल रहा है, नून रोटी खाने के लिए लोग परेशान है आज की डेट में, और कोरोना काल में वैसे ही व्यापार ठप है लोगों का, उसके ऊपर महंगाई की ऊपर से मांग। और भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या बोल रहे हैं, उनका स्टेटमेंट भी तो सुन लीजिए कि अगर महंगाई हो गई तो खाना खाना छोड़ दो, कपड़ा पहनना छोड़ दो, गाड़ियों में तेल भरवाना छोड़ दो अगर महंगाई ज्यादा लग रही है। तो इस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी के लोग अहंकार दिखाते हैं, और जब चुनाव आते हैं, विधानसभा के चुनाव, आप बिहार देख लीजिए, बंगाल देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, झारखंड देख लीजिए, छत्तीसगढ़ देख लीजिए, राजस्थान, महाराष्ट्र और आपका मध्य प्रदेश, कोई ऐसा चुनाव हो, मैं आपकी बात विधायक जी एक मिनट, ठीक है विधायक जी, कोई ऐसा चुनाव हो आयोग जी जो भारतीय जनता पार्टी ने आतंकवाद, पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, यहां तक कि बजरंगबली की जाति तक बचा, भगवानों की जाति बता दी, कभी अपना डेवलपमेंट आज तक नहीं बता पाए कि हमने कुछ डेवलपमेंट किया है, हमको वोट दो। विधायक जी अगर वाकई किसानों के आप हितैषी, आप खुद किसान हैं जैसा मुझे प्रतीत हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी से कहिए कि 2022 का चुनाव किसान के दिल पे लड़के दिखा दे, लड़के दिखा दीजिए कि हम किसानों के लिए काम किया है, लड़के दिखाइए ना उस बिल पे, अगर इतना अच्छा काम किया है। विकास पे लड़के दिखाइए कि हमने विकास किया है, महिलाओं पे लड़के दिखाइए कि महिलाओं को हमने सुरक्षित किया है, व्यापारियों के दम पे लड़िए ना, अपने काम के दम पे चुनाव लड़िए। विधायक जी आप तो पुराने नेता हैं, लेकिन नहीं, यही वजह है कि जनता ने आपको बाहर कर दिया है, और आपके जनप्रतिनिधि जो गांव में जा रहे हैं, लोग लाठी लेके पहले खड़े हैं, आपके बरेली में भी, आप मेरा पश्चिम उत्तर प्रदेश कहीं भी देख लीजिए, और यही हाल पूर्वांचल में, और यही 2022 में होने भी वाला है। जनता आपको सत्ता से बाहर करने वाली है। चलिए कुमार सुभाष पटेल जी जल्दी से रिएक्ट करें। बस आपने जो बात कही है, आज पूरे देश में देख लें हम, सबसे ज्यादा प्रदेशों में किसकी सरकार है और क्यों है, इस पर विचार करें। जहां तक 22 के चुनाव की बात है, निश्चित रूप से मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश में और अन्य प्रदेशों में 22 में भी जो चुनाव होंगे उसमें निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की बात आएगी। जहां तक किसानों की बात है, किसानों में 2-2 हजार रुपए हम उन किसानों को दे रहे हैं जो आज तक कोई सरकार नहीं दे पाई। उनके लिए उनका इंश्योरेंस की भी बात हम लोगों ने की है। और बिजली आपने लूट ली, बिजली का दाम बढ़ा दिया, डीजल का दाम बढ़ा दिया। ठीक है, लेकिन कुमार सुभाष पटेल जी मुझे लग रहा है कि फिर ये जो 7 महीने से किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आज भी हम लोग देख रहे हैं ट्रैक्टरों के पहुंचने का सिलसिला जारी है, मुझे लगता है कि अगर इतना फायदा हो रहा होता तो ये किसान भी समझ जाने चाहिए थे। यही तो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं सुभाष पटेल जी, बातें जो है यही तो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, समझने की होती हैं। और जब ग्रामीण स्तर पर आप जाते हैं तो मुझे लगता है कि ये चीजें भी बहुत इंपैक्ट करती हैं। बहरहाल ठीक है, मैं जावेद अहमद जी का रुख कर लेता हूं। जावेद अहमद जी मुझे बताइए, चूंकि आपने तो इस बात को स्वीकार कर लिया पहले ही चर्चा में, आपने कहा कि आपका प्रदर्शन जो पिछला रहा वो उतना आशातीत नहीं रहा जैसा आप लोग उम्मीद कर रहे थे, यानी कि अब तैयारी आपकी 2022 की है। लेकिन 2022 में कैसे आश्वस्त हो पाएंगे आप? क्या हमें या यहां पर ये मान के चला जाए कि जो संगठन अभी तक आप लोग बना रहे थे उससे आप लोग इस भूमिका में आने की तैयारी में है कि कम से कम विपक्ष तक पहुंच जाएं, सत्ता पक्ष तक कैसे जाएंगे? ये सवाल अभी भी बरकरार है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी तो पूरा दावा कर रही है। देखिए आयुष जी, निश्चित रूप से इस कोरोना के संकट काल में सदन में हमारी संख्या चाहे जितनी कम रही हो, लेकिन आपने भी देखा है बहुत अच्छी तरीके से कि इस कोरोना के संकट काल में पहली लहर से और आज तक हमने जनता के दुख दर्द में किस तरीके से भागीदारी करने का काम किया। जब चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई थी,
जब इस कोरोना के संकट से निपटने में सरकार केवल पीआर का सहारा लेकर फर्जी आंकड़ेबाजी का खेल खेल रही थी, तो उस समय मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में उत्तर प्रदेश में अगर कोई था तो वो एकमात्र पार्टी थी कांग्रेस, जिसने प्रवासी श्रमिकों से लेकर और आज भी मेडिकल किटें हमारे यहाँ से गांव-गांव जा रही हैं, एक एक जगह जा रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर हो, कंसंट्रेटर हो, मेडिकल किट हो, लोगों को भोजन कराने की बात हो, कहां थी भारतीय जनता पार्टी? कहां थे उसके पन्ना प्रमुख? कहां थे उसके बूथ अध्यक्ष? कहां थे उनके जिले के पदाधिकारी, मंडल के पदाधिकारी? हर तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके से शुतुरमुर्ग रेत में मुंह छिपाकर पड़ा होता है कि जब संकट चलेगा तो निकल आएंगे। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी जो एम्स के डायरेक्टर हैं, उन्होंने पहले ही घोषणा की थी और तीसरी लहर की घोषणा भी पिछले सप्ताह उन्होंने कर दी है कि 6 सप्ताह के अंदर तीसरी लहर का संकट हमारे सामने आने वाला है। उसके बाद ये सरकार जो है आंख बंद करके बैठी रही। पिछली पहली लहर से और दूसरी लहर के बीच में किस तरीके से इन्होंने आईसीयू को कम किया, वेंटिलेटर के बेड कम किए गए, आपके जो कोविड L1 L2 हॉस्पिटल थे उसमें कटौती की गई, और जब संकट टलने की तरफ बढ़ा तो हमारे मुख्यमंत्री जी किस तरीके से उस संकट में अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के नक्शे कदम पर प्रधानमंत्री जी संकट में टीका का उत्सव मनाने की बात कर रहे थे, और ये 50 बेड का DRDO का हॉस्पिटल बना, उसमें रेड कारपेट वेलकम हुआ। सुभाष पटेल जी से मैं कहना चाहता हूं कि आपके जिले के सबसे पुराने भाजपाई वर्तमान दौर में संतोष गंगवार जी ने किस तरीके से बरेली आगमन पर जब मुख्यमंत्री जी पहुंचे तो पत्र लिखा और पूरी सरकार की विफलता का एक तरीके से बखान कर दिया। लखनऊ में ब्रजेश पाठक जी ने किया। सरकार तो संविधान में सामूहिक दायित्व की व्यवस्था है, एक मंत्री ने खुलकर सरकार की विफलताओं का श्वेत पत्र जारी कर दिया, उसके बाद भी शर्म नहीं आती है कि आप ये दावा करें कि हमने सब कर लिया। सुभाष जी कह रहे थे कि देश में सबसे ज्यादा राज्यों में किसकी सरकार है? कर्नाटक आपने विधायकों को खरीद कर सरकार बनाई, मध्य प्रदेश में विधायकों को खरीद कर बनाई। आप जहां पर 2 आपके विधायक हैं, 1 विधायक है, वहां पर आप सरकार बना लेते हैं। ये धन बल का सीधा गुजरात मॉडल है कि देश की पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को एक पहिए पर चलाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस समय टिकाई जी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होकर 2013 में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे, उस समय वो किसान थे, और भाजपा और संघ की नजर में आज वो किसान नहीं रह गए, दलाल रह गए। तो ये है इनका चरित्र कि किस तरीके से। और तो और सुभाष जी तो आरएसएस से जुड़े हैं, मैं इतना जानता हूं। चौधरी बद्री नारायण जी आरएसएस के किसान संगठन के राष्ट्रीय महासचिव हैं। जिस दिन कोरोना के संकट काल में पहली लहर के समय जब सरकार अध्यादेश लेकर आई थी कृषि कानून का, सबसे पहला पत्र विरोध का चौधरी बद्री नारायण जी ने लिखा। आप लगातार लिखते रहे और मना करते रहे, और बाद में जब ये आंदोलन चला, तमाम चीजें हुई, तो बद्री नारायण जी और किसान संघ ने, जो इनका राष्ट्रीय किसान संघ है, उसने स्वीकार किया आपके टीवी चैनल पर आके, तमाम टीवी चैनलों पर आकर, कि आज अगर ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं होते हैं तो कल को इनको वापस करना ही पड़ेगा। मतलब आप देश को बर्बाद करके जाएं, दूसरा जब सत्ता में आए तो वो वापस लेगा, तो उसके पहले ही संघ जो है आंदोलन के लिए मैदान में आ जाएगा। ये है इनका राजनीतिक चरित्र। चलिए, इस तरीके से ये घात-मेल करते हैं। आप विकास पर बात करिए, आप किसी चीज नहीं, पर बात ठीक है जावेद जी, देखिए बहुत सारे सवाल हो गए, मुझे लगता है कि मैं इसका जवाब ले लेता हूँ। मैं इसका जवाब ले लेता हूँ, कुंवर सुभाष पटेल जी से जवाब लेता हूँ। मैं सवाल ज्यादा हो गया, कहना चाहता हूँ, कुंवर सुभाष अगर पटेल, हमने खरीद फरोख्त की होती तो मानवर अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री पद से कोई हटाने वाला नहीं था। हमने खरीद फरोख्त नहीं की, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देना स्वीकार किया। मैं अटल जी के सम्मान में कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन किस दूसरी तरीके बात, से अटल जी ने उस समय आप जो काम की बात कह रहे हैं, अपने निजी लोगों को, महिलाओं की बात कर रहे हैं, महिलाओं को 11 करोड़ कनेक्शन दिए फ्री में। मैं अटल जी के सम्मान में कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चरित्र क्या था और वो सामने भी 7 साल आया। में जो उपलब्धि रही है हमारी, आज जो कश्मीर की बात है, भारत का अभिन्न अंग होना चाहिए। उस समय अगर ये सरदार पटेल के हाथ दे दिया गया होता
तो जो आज हुआ है उस समय सरदार पटेल ने कर दिया होता। वो कल भी अभिनंद था, आज भी है, अभी कश्मीर की बात चल रही है, 492 वर्ष पुराना है। चलिए, कुंवर सुभाष पटेल जी, देखिए यहाँ पर ये बात विवेक साइलेज जी ने भी उठाई थी और उन्होंने ये जानना चाहा था कि इतने चुनाव हो गए, एक डेवलपमेंट का मॉडल आप लोग नहीं बताते हैं। आप लोग पाकिस्तान, आप लोग उसके अंदर ये तमाम बातों का जिक्र करते हैं, लेकिन उसमें आप डेवलपमेंट का जो मॉडल है उसको आप कहीं पेश नहीं कर पाते हैं। मैं चाह रहा हूं कि इसका जवाब दें। नहीं, जहां तक डेवलपमेंट की बात है, आंकड़े बता रहे हैं कि जितना डेवलपमेंट, चाहे हम सड़कों के निर्माण की बात करें, चाहे हम और खाद्यान्न योजना की बात करें, चाहे हम आर्थिक उसके आंकड़े हैं, आप देख लीजिए, हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति की बात करें, आप तेल की जो बात कर रहे हैं, तेल की कीमत भी सिर्फ इसलिए बढ़ी है कि कांग्रेस की सरकार ने बांड दे दिए थे कि ये इनके लिए आप आगे चल के बना लीजिएगा। आज उनका करोड़ों करोड़ों का कर्जा भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है और उनके बांड, तेल की कीमत कम करके बांड मतलब जो दिए हैं उसके में भी काफी पैसा अपने देश का जा रहा है। हम और बात करें, आप 3 तलाक की बात करें, वो भी हमारी सरकार ने किया है। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने किसी समुदाय को। अमित पांडे जी, मुझे बताइए, जो कि चुनावों का अपना अलग एक फ्लेवर होता है, ठीक है, चलिए एक सेकंड, ठीक है, मैं थोड़ा सा एक वरिष्ठ पत्रकार की एक टिप्पणी ले लेता हूं, ठीक है, दोनों लोग आप लोग थोड़ा सा शांत हो जाए। अमित जी का मैं रुक कर लेता हूं। अमित जी, मुझे बताएं, चूंकि चुनावों का अपना एक एजेंडा होता है और हर चुनाव का अपना एक फ्लेवर होता है, चाहे निकाय चुनाव का हम लोग जिक्र करें, पंचायत के चुनाव का जिक्र करें, विधानसभा के या फिर लोकसभा के। अभी जो मौजूदा परिस्थिति है, क्या इसका इंपैक्ट आप 2022 के चुनावों से जोड़कर देखेंगे? क्या इन मुद्दों पर या फिर आज जो स्थितियां बनी हैं ये कहीं इंपैक्ट करेंगे या रिफ्लेक्शन इसका दिखेगा 2022 में, या उसके मुद्दे या कुछ और अलग तरीके की परिदृश्य, अलग तरीके की तस्वीर आप देखते हैं? अमित पांडे जी। देखिए आयुष जी, चुनाव में जो 2022 का परिदृश्य होगा वो आप ऐसे मान के चलें कि देखिए, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी और जनता ने अगर मन बना लिया सरकार को बचाने का या बदलने का, तो फिर किसी भी तरीके का कोई भी प्रोपोगंडा चलने वाला नहीं है। हम जैसे यहां पंचायत चुनाव की बात कर रहे हैं, पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार सहज स्वीकार कर लेनी चाहिए और फिर नए सिरे से प्रयास करना चाहिए। अगर खरीद, जैसे कांग्रेस ये कर रही है कि केवल खाली जो है दूसरे की बुराई बता रही है, अपनी चीजों में सुधार नहीं कर रही है। यही भारतीय जनता पार्टी आज, क्योंकि सत्ता के अहंकार में जो पीछे चीजें छूट रही हैं उस पर चर्चा ना करके केवल जीत और जीत की बात कर रही है, इसीलिए लगातार उससे कुछ ना कुछ चीजें छूटती जा रही हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अजय होकर के हर राज्य जीत रही थी, आज आप देखिए लगातार चुनाव हार रही है। कलकत्ता उनका पूरा प्रयास पूरी तरीके से विफल हो गया। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में अगर जोर जबरदस्ती, लेकिन अमित जी उसको तो हार के तौर पर नहीं स्वीकार करते ना भारतीय जनता पार्टी। वो तो कहते हैं 2 विधायक थे, 2 से अगर हम 73 पर आ गए तो उसको तो आप हमारी जीत के तौर पे काउंट करिए। हाँ, ये बात जरूर है कि हम सत्ता तक नहीं पहुंचे। बंगाल कहां हारे, वो तो ये कहते हैं हमेशा। वो तो प्रधानमंत्री जी ने एक वक्तव्य कहा है, आपदा में अवसर। ये वही आपदा में अवसर है कि हम 3 से 70 पे आ गए तो कुल मिला के हमारा प्रयास सार्थक हुआ। अरे जीत, पास और फेल एक नंबर का खेल है। आप पास हुए कि फेल हुए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। आप राजनीति में अब जैसे अभी की डेट में 75 जिलों के, लेकिन अमित जी ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है ना क्योंकि अगर आगे पीछे इतने सारे, एक तो कोरोना काल, ऊपर से विपक्ष के अपने सवाल, दूसरा ये भी है कि जिस तरीके से बार बार आरोप लगता रहा या फिर ममता बनर्जी जिन बातों को कहती रही, अगर 2 से 73 तक पहुंच गए तो वहां की जनता ने कुछ तो साथ दिया ही ना भारतीय जनता पार्टी का। उनको भी नकारना चाहिए था। वो 2 से 0 पर चले जाते तब कहते हैं कि हाँ मैंने हार मानी अपनी। अगले चुनाव में वहां बहुमत होगा। ये परसेप्शन पांडे जी, ये कहीं ना कहीं एक गलत सोच है। देखिए कुल मिला के मैं जो कहना चाह रहा हूं कि 2022 का चुनाव अगर इसी आधार पर होगा और जनता ने जिस तरीके से अभी की डेट में जो मैंडेट दिया है, देखिए पंचायतों का चुनाव वो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होता है।
गांव का जो वोटर है वो कोर वोटर होता है किसी भी पार्टी को चुनाव जिताने और हराने के लिए। शहर की तो सीटें बहुत मिनिमम है, 100 सीटों से शहर का चुनाव होता है, बाकी की 300 सीटों पे गांव का परिदृश्य है। गांव के परिवेश में आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं चूक गई है अपनी बात पहुंचाने में। वो जो बात कहना चाह रही थी, ये 2000 का जो किसान निधि है, जो और योजनाएं हैं, लेकिन कोविड इसके ऊपर भारी पड़ा है। जो कोविड का मैनेजमेंट था वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी बात बता पाने में सफल नहीं रही है। इनके कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से जोश के साथ निकलना चाहिए था, निकलने में कहीं ना कहीं चूक हो गई है। नहीं निकले, ऐसा नहीं है कि भारतीय कार्यकर्ता निकले, ग्राम प्रधान बूथ पर गया, चुनाव में हारी है, वहाँ मास्क बांटने की बात हो और दवाई देने की बात हो, सारी व्यवस्था में हमारा छोटे से लेके बड़ा कार्यकर्ता बूथ स्तर तक गया। स्वच्छ राजनीति की बात करते हैं, इसलिए आपसे बड़ी अपेक्षा की जाती है। ठीक है विवेक साइलस जी देखिए, अभी जावेद जी ने भी ये बात कही कि कोरोना काल, चूंकि इसको लेकर के बहुत सवाल है, कोरोना के मिसमैनेजमेंट और कोरोना काल के दौरान उपजी हुई परिस्थितियां और उसके बाद के जो आफ्टर इफेक्ट हैं, कांग्रेस पार्टी मजबूती से विपक्ष की भूमिका में जिसको होना चाहिए था वो नजर नहीं आया। समाजवादी पार्टी को उनका इशारा था, कहीं ऐसा तो नहीं तो 2022 तक आते आते यही कंफ्यूजन की स्थिति भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा जाए, क्योंकि आप दोनों को कैसे चुने जनता के सामने ये एक बड़ा सवाल है। देखिए आयुष जी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहले भी और आज भी कोरोना की जो भी मदद जनता को कर सकते हैं कर रहे हैं। अभी भी अस्पतालों में जा जाके जो भी किट देनी है, ऑक्सीमीटर देना है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर देना, वो दिया जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है, हर जिले में हमारा कार्यक्रम चल रहा है। खैर अभी बात हो रही थी, हमारे विधायक जी ने कहा था कि तेल के दाम इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने ऐसा कह दिया। पिछली सरकारों पे ये भागने की बहुत पुरानी आदत। देखिए जो तेल का दाम कच्चे तेल का था वो $18 तक गिर गया था, लेकिन हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल लगातार बढ़ रहा था, आज वो $75 पे आ गया। और जहां तक बॉन्ड की बात है तो बॉन्ड 10,000 करोड़ का था, जिसपे 9,000 करोड़ रुपए ब्याज लगा है, कुल मिला के 19,000 करोड़ है, वो भी किस्तों में देना है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 23 लाख करोड़ रुपए डीजल और पेट्रोल से कमाए। ये पहली बार हिंदुस्तान में हुआ है कि डीजल और पेट्रोल की जो कमाई है वो टैक्सेशन और एक्साइज से ज्यादा हो गई। ये पहली बार है, इस तरह से जनता को आप लोग लूट रहे हैं। और दूसरी बात, आपने खरीद फरोख्त की बात की थी विधायक जी, आप तो अच्छे आदमी लग रहे हैं। खरीद मध्य प्रदेश में क्या हुआ, राजस्थान में आप क्या कर रहे हैं, त्रिपुरा में 2 विधायक थे आपके, सिर्फ खरीदा लोग को आपने सरकार बना ली। गोवा में भी आपने वही काम किया। छोटे छोटे एग्जांपल। और जो आप डेवलपमेंट की बात करते हैं आयुष जी, 5 एक्सप्रेसवे बना कह रहे हैं हमारे बन गए हैं, लेकिन एक बैलगाड़ी भी अभी तक किसी एक्सप्रेसवे पे नहीं चल पाई। कहां से चढ़ना है कहां उतरना है कुछ पता नहीं। अरे हमने तो 23 महीने में फाइटर जेट उतार के दिखा दिया था। आप A380 उतार देते ना, आपको कौन रोक रहा था। 30 मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं लेकिन कोई दाखिला नहीं। एम्स बन के तैयार है इनके कागजों पे, लेकिन मरीज भर्ती नहीं हो सकता। 1,75,00,000 नौकरी फर्जी बोलते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश में दे दी, लेकिन उत्तर प्रदेश और पूरे देश में सबसे बड़ी बेरोजगारी है। किसान धरने में बैठे हैं, आय दुगना करने की बात कर रहे थे, स्मार्ट सिटी की बात कर रहे थे। कहां है स्मार्ट सिटी? एक कोई स्मार्ट सिटी हमको तो नहीं नजर आई, कहीं दिखाई दी। लॉ एंड ऑर्डर पे आ जाइए। जब मुख्यमंत्री के साथ खुद देवेंद्र सिंह गब्बर खड़ा होकर उनको माला पहनाता है, उनको मेमेंटो देता है, जो 51 सीरियस केसेस में वांछित है, जो मुख्यमंत्री को माला पहना रहा है, तो क्या है लॉ एंड ऑर्डर? एसटीएम और सीओ के सामने हत्या हो जा रही है, जेलों के अंदर गैंगवॉर हो जा रही है। आईपीएस ने हत्या करा दी, वो जो पाटीदार था, आज तक उसका पता नहीं चला। चंद्रकांत त्रिपाठी जो व्यापारी थे, उनकी हत्या हो गई, आज तक समझ में नहीं आ रहा है। लगातार बीडीसी और प्रधानों की भी हत्या हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी, एक बात और बता दूं, ये कोरोना काल में आपदा में अवसर की बात हुई है। अभी एक रिपोर्ट आई है बहुत बड़ी, परसों ही आई है। स्विस बैंक में कोरोना काल से पहले भारतीयों का 6,625 करोड़ रुपया जमा था। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कोरोना काल में वो रकम 20,700 करोड़ रुपया हो गई। ऑन रिकॉर्ड 286% का
राइस, 286% काला धन और बढ़ गया। और ये वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कहा था 100 दिन में काला धन हिंदुस्तान में लेकर आएंगे। लाना तो छोड़िए, भगोड़े भाग गए हिंदुस्तान छोड़ के। 4,375 भगोड़े भागे हैं ऑन रिकॉर्ड। आयुष जी, मैं इसको साबित कर सकता हूं। भले हम नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और विजय माल्या की बात करें, 4,375 भगोड़े यहाँ हिंदुस्तान में गबन करके भागे हैं। और स्विस बैंक में आज 20,700 करोड़ रुपए का काला धन हिंदुस्तानियों का है। कैसे आगे? यही आपकी ईमानदारी की सरकार है। चलिए विवेक जी, आपकी इसी बात के साथ आज चर्चा भी मैं यहीं समाप्त करूंगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का अपना समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि पंचायत के चुनाव से लेकर के विधानसभा के जो चुनाव हैं, वहां तक जाते जाते जो राजनीतिक परिदृश्य है वो कैसे बदलता है और इस बार पंचायत चुनाव के अंदर भी जो दावे किए जा रहे हैं उसमें कौन सी पार्टी खरा उतरती है, इसके लिए आपको इंतजार करना होगा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।